आई बेट ऑन गॉड। सो हम कहना क्या चाहते हैं कि आई बेट ऑन गॉड के सहायता से हम क्या ये समझना चाहते हैं कि हम कोई दांव लगाने जा रहे हैं भगवान पे। बट इवन जब भी कभी हम लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि गॉड के बारे में या फिर कोई एक ऐसा बीइंग जिसको रिलीजियसली हम सबसे सुपीरियर मानते हैं और उसके आधार पे हम कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं या उसके आधार पे हम अपनी प्रैक्टिसेस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो दो तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। जब हम पहले से ही भगवान के एग्जिस्टेंस को मान लें, हम अपना फेथ उस पर ऑलरेडी जनरेट कर लें और उसके बाद हम अपने एक्शंस को डिटरमाइन करने की कोशिश करें, तो इस तरह की जितनी भी स्टडीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जिसमें हम भगवान को मान लेते हैं, उसके प्रैक्टिसेस क्या क्या होने चाहिए वो मान लेते हैं, क्या क्या सही मायने में हमने जो जिसको हम लोग बोलते हैं परंपराएं, रिलीजियस परंपराएं, उनको जब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं और उन्हीं के अंदर जब हम फेर बदल करने के बारे में सोचते हैं, जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस तरह की स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको थियोलॉजी के पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रॉडर डोमेन में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो थियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो सवाल ये है कि ये शब्द आया कहाँ से, थियोलॉजी में हम लोग क्यों गॉड के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो थियोलॉजी का जो शब्द है आता है थियोस और लोगोस से। थियोस का मतलब होता है भगवान, गॉड, और लोगोस का मतलब हम कह सकते हैं रीजन और स्टडी। सो वी आर टेक्निकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन कि कौन कौन से हम कारण देना चाहते हैं भगवान को लेकर, खासकर उसके बारे में, रादर देन उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कि भगवान कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है किसी भी एक रिलीजन के अंदर। अगर हम उसका सिग्निफिकेंस डिटरमाइन कर लें तो हमें क्यों एक गॉड की बजाय या एक गॉड को चूज करना चाहिए दूसरे गॉड की अपेक्षा। अगर हमने ये भी डिसाइड कर लिया है तो फिर हमारे सामने ये सवाल आता है कि इस गॉड को खुश करने के लिए या फिर इस गॉड के अपने साथ रखने के लिए, उस पर भरोसा जताने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर हम अपने रिलीजन से एग्जाम्पल लें, यानी हिंदू रिलीजन से एग्जाम्पल लें, तो हम कह सकते हैं कि जो राधा का वर्णन आता है कृष्ण के लिए कि वो किस भक्ति भाव में डूब कर सारी चीजें कर रही हैं, तो उसकी प्रैक्टिसेस क्या होंगी। फिर हम अपने आडंबर, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि रिलीजन की वजह से हम कोई चीज फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सपोज करिए कि अगर दिवाली आ रही है तो दिवाली हमारे रिलीजन, हिंदू रिलीजन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हम किस किस तरह के किस गॉड की पूजा करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इन तमाम सारी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो थियोलॉजी में हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर किसी भी एक रिलीजन को समझते हैं, उस रिलीजन के अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसमें गॉड का प्लेस क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इन तमाम चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा एक आता है कि जब हम किसी भी रिलीजन के या फिर किसी भी रिलीजन के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जैसे फेथ क्या होगा, गॉड क्या होगा, गॉड और ह्यूमन का रिलेशन क्या होगा, गॉड के एग्जिस्टेंस पे जो हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे वो क्या होंगे। जब हम इस तरह के सवालों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम शुरुआत करने से पहले क्लियर करना चाहते थे, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि हम लोग थियोलॉजी में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में काम कर रहे हैं। उसमें भी एक पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है गॉड, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर हम लोग अभी डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे। इसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट आता है कि अगर आप टाइटल को देखें कि आई बेट ऑन गॉड में हमारा क्या इंटेंशन है, यानी आई बेट ऑन गॉड में हम लोग पर्सनल गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हम गॉड को किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, हमारा अपना पर्सपेक्टिव क्या है गॉड के लिए, हम उसको लेकर काम करेंगे। तो एक फिलोसफर हैं फायरबैक के हिसाब से मतलब वो कहते हैं कि गॉड कोई ऐसी चीज नहीं है जिस जो ऑलरेडी थी या गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में थी। गॉड कुछ इस तरह से है कि हमने उसको क्रिएट किया है। और हमने कैसे क्रिएट किया है कि जितनी भी चीजें हमारे पास नहीं थी, हमारे पास जितनी भी चीजें नहीं हुआ करती थी, यानी इंसान के पास जितनी भी सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, वो हमने गॉड में एट्रीब्यूट करने शुरू कर दी। यानी इंसानों में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज नहीं हुआ करते थे,
उनको हमने गॉड में रखने की कोशिश कर दी। तो एक जैसे कह सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं पर सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने गॉड में पोटेंशियलिटी यानी ओमनीपोटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को असाइन कर दिया। हम कुछ चीजें जान सकते हैं और जो इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी के सब्जेक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने गॉड पे बाकी सारे जो क्वालिटीज हैं कि गॉड सब कुछ जान सकता है, हमने उसको भी उसमें असाइन कर दिया। ऐसे करते करते हमने कि सिर्फ हमारा, जैसे अभी मैं अपने रूम पे बैठ के आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो लेकिन गॉड के लिए हमने क्या सोचा कि ये हर जगह हो सकता है पर हम नहीं हो सकते, तो हमने ये भी कैरेक्टरिस्टिक गॉड में रख दिया। तो कुछ इस तरह से हमने गॉड को डिफाइन करने की कोशिश की। ये एक पर्टिकुलर फिलोसफर की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। शुभम, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, थियोलॉजी और फिलोसफी ऑफ रिलीजन के बीच जो डिफरेंस है वो ये है कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन में हम किसी भी रिलीजन या किसी भी थियोलॉजी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसके बारे में डील करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें कि गॉड का एग्जिस्टेंस क्या होता है, फेथ क्या होता है, फेथ को हम कैसे डिफाइन करें, गॉड और ह्यूमन का रिलेशन क्या होता है, गॉड अगर हम उसको रिमूव कर दें तो क्या हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, जैसे आजकल काफी ज्यादा ये चर्चा में चल रहा है कि अ, हम गॉड को नहीं मानते पर एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसको हम मानते हैं, या फिर हम गॉड को नहीं मानते, हम नेचर को मानते हैं। तो क्या रिलीजन, कोई भी ऐसा रिलीजन हो सकता है जो बिना गॉड के हो? तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में देखने की कोशिश करते हैं। थियोलॉजी में हम ऑलरेडी गॉड के एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं, अब वो गॉड क्या होगा ये अलग सवाल है, पर हम गॉड के एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम प्रैक्टिसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं और उन प्रैक्टिसेस का एनालिसिस कि अगर कोई एक व्यक्ति इस्लाम धर्म को मान रहा है तो उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, वो किस किस तरह से चीजें करता है, उसके वैल्यूज क्या है, हर एक प्रैक्टिसेस की अपनी एक वैल्यूज होती हैं, उन तमाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम थियोलॉजी में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो हम गॉड पे वापस आ जाते हैं। तो जब भी कभी हम गॉड के बारे में सवाल उठता है तो सबसे पहले हम लोगों से यही सवाल पूछा जाता है कि क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। और हम लोग जो नॉर्मली दो टर्म यूज करते हैं, एक आस्तिक और नास्तिक, यानी थीस्ट और अथीस्ट। पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि थीस्ट और अथीस्ट हिंदी का जो ट्रांसलेशन है आस्तिक और नास्तिक, उसको डायरेक्टली उसके सिनोनिम्स नहीं है। मतलब थीस्टिक आस्तिक को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है जैसे अथीस्ट एक नास्तिक को नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थीस्टिक होने का मतलब है कि आप भगवान पर भरोसा करते हैं और अथीस्टिक होने का मतलब है कि आप भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। जबकि इंडियन ट्रेडिशन में आस्तिक होने का मतलब है कि आप मतलब जो वेद है हमारे, हम उन पे भरोसा करते हैं, और नास्तिक होने का मतलब है कि हम वेदों पे भरोसा नहीं करते हैं। अब वेद गॉड को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये एक अलग सवाल है, हर एक स्कूल वेदों को अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है और उसके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में बात करेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो जब भी कभी हम लोग से सवाल पूछा था कि क्या आप भगवान को मानते हैं या आप भगवान को नहीं मानते हैं, इसमें सबसे पहला सवाल जो छुपा हुआ है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और हम लोग बहुत हद तक कोशिश ये करते हैं, हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की एक पूरा सा ट्रेडिशन रहा है शुरुआत से, चाहे वो प्लेटो की हम बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, या फिर पूरा एक मिडिल एज आया जिसमें रिलीजन ने ही रूल किया, और उसके हिसाब से तमाम फिलोसफर्स ऐसे आए जिन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश किया। तो जब भी कभी आप फिलोसफी में पढ़ते हैं और मिडिवल टाइम के जितने भी फिलोसफर्स हैं आप उनको पढ़ते हैं, तो सेंट लिखा हुआ आपको आएगा। और नॉर्मली क्या होता है, जब भी कभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में बात करते हैं, हम लोग मेजरली क्रिश्चियन रिलीजन के पर्सपेक्टिव से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से जब हम लोग इंडियन फिलोसफी में पढ़ रहे होंगे तो एक ही जगह एक जिक्र आता है जिसमें 11 आर्ग्यूमेंट एक साथ न्याय फिलोसफी में दिए जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, जो हमें पढ़ाए जाते हैं। पर ऐसा है नहीं कि इंडियन फिलोसफी में भी गॉड को नहीं डिफाइन किया गया है या उसको समझने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन मेजरली जितने भी इंडियन यानी भारतीय दर्शन में फिलोसफीज हैं वो गॉड से ऊपर भी एक रियलिटी को मानते हैं और गॉड को सेकंड लेवल रियलिटी मानते हैं। इसलिए मेजर जो फोकस रहता है वो, अगर हम अद्वैत फिलोसफी के हिसाब से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण को ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर अलग तरह से जाएंगे तो हम माया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं रादर देन गॉड। तो गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं ये शायद आज हमारे डिस्कशन के लिए नहीं है, क्योंकि जब भी कभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए आर्गुमेंट देने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बहुत ज्यादा नंबर्स में आपको आर्गुमेंट मिल जाएंगे, और हो सकता है कि शायद हम उन तमाम आर्गुमेंट्स को कवर भी ना कर पाए 1 घंटे के अंदर।
और ये पूरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गॉड का। मतलब आप बिलीव करते हो या ना करते हो, कम से कम अरिस्टोटल का जो सजेशन है कि एक फिलोसफर वही है या फिर एक व्यक्ति का ओपन माइंड तभी तक है जब तक आप सामने वाले की बात को माने या ना माने, लेकिन आप उसको इंटरटेन कर सकते हैं, मतलब आप उस थॉट के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो गॉड के बारे में बात करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको गॉड पर भरोसा होना चाहिए, आप उसके एग्जिस्टेंस को मानते हो, आप किसी भी थॉट को इंटरटेन कर सकते हैं, इसलिए ताकि आप उसको समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, और ये पॉसिबिलिटी के साथ आप एंगेज करें कि आप गलत हो सकते हैं। तो जब भी कभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में बात करते हैं, मेनली जो एंसेलम का आर्गुमेंट आता है, जिसको हम लोग ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट ऑफ गॉड। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो एक आर्गुमेंट ये आता है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, यानी एक ये जो संसार है इसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ही परफेक्ट, यानी हजारों पॉसिबिलिटीज में ये एक मटेरियलाइज पॉसिबिलिटी है, जिसको हम लोग एक्चुअल पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो अगर ये सब चीजें इतना परफेक्टली चीजें हो रही हैं, हर चीजें परफेक्टली गाइडेड हैं, तो कोई ना कोई ऐसा परफेक्ट क्रिएटर होगा जिसके दिमाग में इतना परफेक्ट प्लान आ सकता है, और बिना कोई परफेक्ट बीइंग हुए इतना परफेक्ट प्लान नहीं आ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हाँ कोई गॉड है, हम मानते हैं कि वो परफेक्ट बीइंग जो है वो गॉड के इक्विवेलेंट है। तो हम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कुछ इस तरह से देते हैं। मैंने ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का दिया, मैं उसको एक लाइन में ही बताना पसंद करूंगा कि हम ये समझते हैं कि जैसे परफेक्ट बीइंग की हमने बात की कि गॉड एक परफेक्ट बीइंग है। अब परफेक्ट बीइंग का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि परफेक्ट बीइंग होने का मतलब ये है कि उसमें एग्जिस्टेंस जो क्वालिटी है वो परफेक्टनेस के साथ आती है। तो अगर हम गॉड को परफेक्ट बीइंग समझेंगे, इसका मतलब है कि उसका एग्जिस्टेंस अपने आप ही परफेक्ट होने के नाते चली आती है। इसके हिसाब से हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। तो ये दो आर्ग्यूमेंट हो गए। इसके बाद एक टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आता है। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम लोग टेलियो मतलब टेलॉस वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा से आया है, और टेलॉस का मतलब होता है पर्पस। और हम उस पर्पस की वजह से जानते हैं, जैसे कि सपोज करिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही फ्रेजाइल होता है, हर समय के साथ होता है, और परिस्थितियों के हिसाब से और आपके थॉट प्रोसेस के चेंज होने के हिसाब से चेंज हो सकता है। पर अगर हम इस वर्ल्ड के पर्पस के बारे में बात करें कि व्हाई दिस वर्ल्ड इज हियर, व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस वी आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस देयर इज एनी वर्ल्ड। सो अगर हम इस तरह के सवालों से जूझें तो इसका जवाब क्या हो सकता है, और हम नहीं जानते हैं, तो हम किसके बारे में कल्पना करेंगे कि इसका जो पूरा प्लान है वो किसी एक व्यक्ति के पास जरूर होगा, क्योंकि ये फंक्शनिंग में है और उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम गॉड के एग्जिस्टेंस को रख सकते हैं। ये फिलोसफर में जो मेन सेंट एंसलम ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट एक है, लेकिन जो बेहतर जो मतलब बेहतर शायद सही शब्द नहीं होगा, पर मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी स्टडी है उसके हिसाब से सेंट ऑगस्टाइन एक मीडिवल टाइम में अराउंड 12 टू 13 सेंचुरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस समय सेंट ऑगस्टाइन हुए और इन्होंने कुछ बहुत ही एनालिटिकल वे में इसको प्रूव करने की कोशिश की है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। और जिस किताब का उन्होंने जिस किताब में उन्होंने किया है वो किताब है द सिटी ऑफ गॉड। बहुत ही थिक बुक है, लाइक 1000 पेज की बुक है, बट आई थिंक कि मीडिवल टाइम में लिखी गई बेहतर किताबों में ये एक किताब है, द सिटी ऑफ गॉड। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लोग कहते हैं वो है कन्फेशंस। कन्फेशंस बाकी भी लोगों ने लिखा है, उनकी भी ऑटोग्राफी है कन्फेशन। तीन फिलोसफर्स की ऑटोबायोग्राफी। कभी हम कन्फेशन पे ही बात करेंगे कि आखिर कन्फेशन का मतलब क्या है और क्यों मैक्सिमम फिलोसफर कन्फेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस पर्सपेक्टिव में जाने की कोशिश करेंगे। पर अभी सेंट ऑगस्टाइन जो है वो मेजरली सबसे बेहतर काम मेरी पर्सपेक्टिव से किया है। आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको अलग तरीके से देखने को मिले। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट के बावजूद भी जो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हम इन तीन आर्ग्यूमेंट को देखकर बेट कर सकते हैं भगवान पे बिलीव करने का, या फिर जो एक फेथ रखते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि फेथ एक बहुत ही पर्सनल चीज है, प्लस फेथ बहुत ज्यादा डिमांड मांगती है। फेथ बहुत ज्यादा डिमांड मांगती है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी भी व्यक्ति पे जेन्युइनली ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब आप फेथ रख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इट्स वेरी टफ टू हैव फेथ ऑन समवन, अगर हम इंसानी लोगों में बात करें। और जब हम उसी फेथ को इनलार्ज करने की बात करते हैं कि आप उस भगवान के नाम पे, या आपका फेथ इतना ज्यादा डिटरमिन होना चाहिए किसी भी एक बीइंग के लिए जिसको हम बिग बीइंग, या फिर जो इस संसार का रूलर है जो डिसाइड कर रहा है सारी चीजें,
उस पे आप एक बहुत ज़्यादा फ़ेथ रख लीजिए कि उसके द्वारा कही गई किसी भी बात पे आप ठुकरा ना सकें। तो क्या इतने बड़ी चीज़ पे, इतने बड़े हमारे इंटेंशनल एक्ट पे आप बेट करना पसंद करेंगे? तो मुझे लगता है कि शायद अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, जहाँ पे हम अपने पर्सनल रिलेशन को इनलार्ज कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, किसी एक ऐसे बीइंग के लिए, जिसकी एग्जिस्टेंस का हमें भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको बार-बार बताया गया है, हम उस पे फुल्ली ट्रस्ट करने जा रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो इधर इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो शायद थोड़ा हमारे लिए टफ होगा करना। फिर भी बहुत से लोग कर सकते हैं। उसकी अलग वजह हो सकती है, पर एक टफ है, एक हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म जनरेट हो जाता है। यानी हम संदेह में संशयात्मक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट पे, उस पूरे एक्ट पे जिसको हम फेथ कह रहे हैं, उस पूरे प्रॉमिस, उस पूरे डिटर्मिनेशन को जिसके आधार पे हम उस एक्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा हो तो मैंने 3 चीज़ें अभी आपको बताई हैं। पहला कि गॉड एक परफेक्ट बीइंग है जिस पे हमें भरोसा करना है। दूसरा एक्ट ऑफ ट्रस्टिंग कि हम उसपे फेथफुल होने जा रहे हैं, पूरा फेथ है। तीसरा विल एंड डिटर्मिनेशन टू एक्ज़्यूट टू एट लीस्ट हैव ये जो एक्टिविटी ऑफ फेथ करने वाले हैं उसके लिए आपका विल और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये क्या 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। इतने बड़े प्रोसेस के लिए जब आप एक आम इंसान के साथ नहीं कर सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? आप इस पे बेट करना पसंद करेंगे? तो इसके मैं 2 पर्सपेक्टिव के साथ आपके साथ बात करना चाहूँगा। एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से और एक हम इंडियन पर्सपेक्टिव से। चाइनीज़, अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो हम उस पे अभी नहीं जाएँगे। तो बेट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? बेट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हम कुछ पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो हमारे सामने क्या-क्या पॉसिबिलिटीज आएँगी और अगर हम भगवान को भरोसा नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज आएँगी। यानी उसके आउटकम पॉसिबल क्या-क्या हो सकते हैं। और उसी के आधार पे हम बेट करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, भगवान पे भरोसा करने का या भगवान पे नहीं भरोसा करने का। और अगर दोनों में से जो पल्ला भारी होगा हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। और सिमिलर ही है पर्सपेक्टिव बट जो कहानी मैं सुनाना चाहूँगा आपको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से वो बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि नॉर्मली एक टेंडेंसी ये भी होती है कि हम फिलॉसफी और फिलॉसफर का दर्जा केवल उन्हीं लोगों को देना पसंद करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फिलोसॉफिकल या फिर एकेडमिक फिलोसॉफिकल लाइफ से निकले होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कोई भी फिलोसोफर हो सकता है, उसके लिए उसका फिलॉसफी की डिग्री होना ज़रूरी नहीं और कोई भी व्यक्ति जिसके पास फिलॉसफी डिग्री है, उसका फिलॉसफर होना भी ज़रूरी नहीं है। यानी दोनों के बीच में कोई नेसेसरी संबंध नहीं है, यानी अत्यावश्यक संबंध हम नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे याद है शायद मैं उस समय 7th क्लास में होऊँगा और हम लोग संस्कृत की क्लासेस हमारी हुआ करती थी, तो एक श्लोक आया था, जिसमें एक प्रॉपर ये रखा गया कि सपोज़ करो आप भगवान पर भरोसा नहीं करते हो, तो क्या होगा? भगवान पे आप भरोसा नहीं करते हो, खुदा पे भरोसा नहीं करते हो, क्राइस्ट पे भरोसा नहीं करते हो, तो जो भी चीज़ें आपके रिलीजन के हिसाब से मरने के बाद जो अगर आपका फेथ होगा तो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई हैं। सपोज़ करिए जैसे इस्लाम में आपको जन्नत नसीब होगी, जन्नत के अपने पर्क्स हैं, स्वर्ग के अपने पर्क्स हैं। मुझे क्रिश्चियनिटी का उतना नहीं पता है, आपके पर्क्स हैं, आपको ग्रेडेशन के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा आपको आपको स्वर्ग में या फिर आपके जन्नत में। और दूसरा क्या है कि अगर आप बिलीव नहीं करते हो, तो आपके सामने क्या होगा? हुँ? तो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। सपोज़ करिए आप भगवान पे भरोसा करते हैं और सच में भगवान हैं, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई, तो आपको क्या मिलेगा? आप जन्नत में जाएँगे तो आपको जन्नत में जो 5 स्टार पूरी व्यवस्था है, वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप भरोसा करते हैं और भगवान नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब आपकी लाइफ में आफ्टर लाइफ कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स या लॉस नहीं होगा। फिर है कि आप भरोसा नहीं करते हैं और भगवान हैं, तो आप क्या लूज़ कर देंगे? जितनी भी सारी चीज़ें आपको स्वर्ग में या आपको जन्नत में बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। सिर्फ़ किस बात पे? क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे बीइंग पे भरोसा नहीं किया, जिसके आधार पे वो पूरा सेटअप क्रिएट किया गया है। फिर चौथी आपकी पॉसिबिलिटी ये आती है कि आप भरोसा नहीं करते हैं और भगवान नहीं है, तो भी आपको कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज़ से संस्कृत में जो श्लोक था मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि वो श्लोक कहाँ से आया और क्या है, मुझे उसका रेफ़रेंस नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था जब मेरे हिसाब से मैं करीबन 11 या 12 साल का रहा होऊँगा। तो ये जो पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई, इसमें से जो वायबल पॉसिबिलिटी निकल के आती है, वो ये था कि आप भगवान पे भरोसा करते हैं
और भगवान हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और आप भगवान पे भरोसा करते हैं नहीं है तो कोई लॉस नहीं होगा। आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं और नहीं है तो भी कोई लॉस नहीं होगा। आप भगवान पे भरोसा नहीं करते और भगवान है तो बहुत बड़ा लॉस होगा। और आप भगवान पे भरोसा करते हैं और भगवान हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो इन चार पॉसिबिलिटीज से निकाल के जो वायबल पॉसिबिलिटीज निकालते हैं लोग जो बेटिंग की है, क्योंकि बेटिंग में हम लोग किस पे बेट करना चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम आउटकम आना चाहिए। तो इस मैक्सिमम आउटकम के हिसाब से ओके, आज ना हम इस पे बात करेंगे कि फेथ इन गॉड इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन थॉट्स, आई बिलीव। लेकिन ये जो चार वायबल पॉसिबिलिटीज हमने चेक की हैं, इसमें से जो हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन निकल के आता है जिस पर हमें बेट करना चाहिए, और बेट किस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि जिसमें हमारा मैक्सिमम आउटकम आए, और उस मैक्सिमम आउटकम के हिसाब से ही हम ये चीजें डिसाइड कर लेते हैं कि किसको लेना है। तो उस हिसाब से जो सजेस्ट किया गया हमारे सामने जो बेहतर पॉसिबिलिटी निकल के आई, वो बेहतर पॉसिबिलिटी थी द सेकंड वन, कि आप भगवान पे भरोसा करते हैं और भगवान आ जाते हैं तो आपका लॉस यानी जो आपका प्रॉफिट है वो इन्यूमरेबल है, यानी आप उसे काउंट तक नहीं कर सकते, इतना है। सो बहुत से लोगों ने उसको पुश किया। तो ये एक पर्सपेक्टिव था जिसको हम लोग भारतीय दर्शन के पहलू से समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से जो फिलोसफर को मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ उनका नाम है ब्लेज पास्कल। शायद हो सकता है आपने नाम सुना हो। और ब्लेज पास्कल की अगर आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने तो ब्लेज पास्कल एक जुआड़ी थे। मतलब वो 24 घंटे उन्होंने सिर्फ एक ही काम करते थे कि वो सुबह उठते थे, अपने डेली के काम किए, अपने दोस्तों के साथ चले आते थे और वो सिर्फ जुआ खेलते थे। और जिस तरह से वो जुआ खेलते थे उसके हिसाब से ऐसा माना जाता था कि ब्लेज पास्कल अपने काम में यानी जो जुआ खेलते थे, बेट लगाते थे, उसमें वो काफी बेहतर थे। और ये जो बेटिंग का उनका पूरा जीवन रहा जिसके हिसाब से उन्होंने एक मतलब फेथ जनरेट किया, वो फेथ ये था कि बेटिंग में जब हम प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी जीतने और हारने की हम कह सकते हैं कि 50-50% है, कि अगर हम बेट कर रहे हैं कि 50% आप जीत सकते हैं, 50% आप हार सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितने आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं। अगर दो हैं तो 50, तीन होंगे 33, फोर होंगे 25, उस हिसाब से हम चीजें आगे डिवाइड कर सकते हैं। पर क्योंकि उनका मानना था कि मैं बहुत बार बेट लगा रहा हूँ और उसके बाद भी मेरे जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा है जो मुझे हेल्प कर रहा है इन सारी चीजों के करने के लिए, बिकॉज मुझे सारी चीज नहीं पता है, और अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसी चीजें हो रहे हैं तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो इंटरवीन कर रहा है कि जो पॉसिबल आउटकम आ रहा है और जिस पर मैं बेट कर रहा हूँ उसको कोई मिला रहा है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल मतलब एक वापस से मैं एक चीज को रिफर करना चाहूंगा। आपने अगर रेने डिकार्ट का नाम सुना हो, और रेने डिकार्ट जब मेथड ऑफ डाउट की बात करते हैं तो वहां पे वो एक आर्ग्यूमेंट पुश करते हैं जिसको हम लोग डीमंस आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कि जब भी कभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये बात मैं कैसे जानूंगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वही समझ रहे हैं या वो बात आप तक एक्सप्रेस हो रही है। डिकार्ड्स का मानना था कि वो इतना डाउट करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे और आपके बीच जितनी भी बातें हो रही हैं, जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो डिबेट हम करने जा रहे हैं, उसमें कोई एक डीमन है जो इसको इंटरफेयर कर सकता है और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको म्यूटिलेट कर सकता है, उसको फैब्रिकेट कर सकता है और अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तो मेरे से बाहर जितनी भी चीजें उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ब्लेज पास्कल इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि जितने भी मैं बेट लगा रहा हूँ और जिसका पॉसिबल आउटकम आ रहा है तो कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो इसके बीच में इंगेज करके सारी चीजें मेरे फेवर में कर रहा है। तो ये एक उनका पर्सपेक्टिव था जो पास्कल को फोर्स किया गॉड के जो बेटिंग था उस पे आर्ग्यूमेंट खोजने के लिए। अब आर्ग्यूमेंट किस तरह से दिया जा रहा है हम इस तरह से सोच सकते हैं, आर्ग्यूमेंट देने का तरीका कुछ सेम ही है जो हमने इंडियन पर्सपेक्टिव से बात किया, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसमें सटल वे में थोड़े चेंजेस हैं। पास्कल का भी सेम कहना यही है कि और वहां पे चार पॉसिबिलिटीज देखी गई, यहाँ पे हमने दो पॉसिबिलिटीज देखी। यहाँ पे हम क्रिश्चियन गॉड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट है कि हेवन एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे देखा जा रहा है और हेल एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे देखा जा रहा है। तो ब्लेज पास्कल का आर्गुमेंट यही है कि हम पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। आपके सामने ये है कि अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो आपको हेवन मिलेगा, आप गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं तो आपको हेल मिलेगा। ये आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज हैं। और सपोज करिए हम बाकी पॉसिबिलिटीज जैसे इमेजिन करने की, अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं और गॉड हुआ तो हेल मतलब हेवन मिलेगा। आप गॉड पे बिलीव करते हैं और गॉड नहीं हुआ तो आपको कोई लॉस नहीं है, यानी
जो क्योंकि उसके पॉसिबल आउटकम भी खत्म हो जाएँगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही गॉड नहीं होते हैं, तो उसके जुड़े हुए सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाती हैं। ना ही हेल का कॉन्सेप्ट आएगा, ना ही हेवन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएँगी। सिमिलरली अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं और गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, गॉड नहीं है तो कोई गेन नहीं है। गॉड पे बिलीव कर और आप गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं और गॉड है, तो आपका लॉसेज है कि आपको हेल में जाके होगा। इंडियन दर्शन में गरुड़ पुराण एक किया गया है जिसने पूरा यही एक्सप्लेन किया है कि अगर आप हेल में जाते हैं, यानी आप अगर नरक में जाते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट किस हिसाब से डिसाइड होगा। गरुड़ पुराण एकदम उसका कह सकते हैं लाइन टू लाइन आपके क्राइम का आफ्टर डेथ क्या क्या सजा होगी उसके बारे में वर्णन दिया गया। ऐसे ही हेल का भी पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हेल में जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो पॉजिटिव रेन्फोर्समेंट और निगेटिव रेन्फोर्समेंट के जरिए से एक बेटिंग तैयार की जाती है कि अगर आप गॉड पर बेट करोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होने वाला है कि आपको हेवन मिलेगा। हेवन मिलेगा तो दूध की नदियां होंगी, वाइन से सारी चीजें सर्व की जा रही होंगी। कल किसी ने वाइन के बारे में पूछा था, दिमाग में आ गया। तो वाइन के बारे में आपसे बात, आपको वाइन दिया जाएगा। और क्योंकि कॉन्सेप्ट हेल एंड हेवन भी जो है वो थोड़ा सा मेल सेंट्रिक है, तो इसका मतलब है वहां पे आपको एंजल्स दिखेंगी। और अगर हूरें आपको दिखेंगी, अगर आप इस्लाम में इस्लामिक रिलीजन को मानते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको अप्सराएं दिखेंगी। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, ये आपका पॉजिटिव रेन्फोर्समेंट है कि क्यों आपको भगवान पे भरोसा करना चाहिए। तो जितनी भी चीजें हम इस दुनिया की बेहतर समझते हैं, उसका परफेक्ट वर्जन आपको हेवन में देखने को मिलेगा। निगेटिव रेन्फोर्समेंट के तौर पे कैसे देखा गया कि अगर आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं और सच में भगवान निकल आते हैं, तो आपके साथ क्या क्या होंगे। आपकी बॉडी को टॉर्मेंट किया जाएगा, उसके अलग अलग तरीके होंगे टॉर्मेंटेशन के। तो हम लोग लाइक हिंदू रिलीजन में काफी कहा जाता है आपको गरम तेल में तला जाएगा, आपके कान से गरम कुछ कुछ डाल दिया जाएगा, ऐसा नॉट श्योर। तो ये आपके सामने बेटिंग है, एक पॉजिटिव आउटकम है और एक आपके सामने निगेटिव आउटकम है। और हमें पता है कि बहुत सारे रिलीजन फियर पे काम करते हैं। तो जो निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है वो इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि आप सिर्फ खौफ से ही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं। तो ब्लेज पास्कल के हिसाब से अगर हम बेट करते हैं भगवान के होने पे और इन केस नहीं भी होता है, तो हमारा लॉस कुछ नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत है। और वो पर्सपेक्टिव कौन सा देख रहे हैं, जुए का, कि अगर हमारे बेट करने से हमारा लॉस सीमित हो जाता है, यानी लॉस हमारा कुछ भी नहीं है पर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, तो दिस इज अ वन पर जहाँ ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें करना चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी लोग शेयर मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, शेयर मार्केट में हल्की भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो कहा जाता है कि उस ट्रेड पे हम बेट करते हैं सबसे ज्यादा जिसमें आपने कोई ट्रेड लिया, हल्का सा मूवमेंट हुआ आपका, और आपने उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाले, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लॉस जो है वो कुछ नहीं है। इन केस अगर आपके फेवर में चीजें चली जाती हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो उसका काउंट नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं अगर हम आई बेट ऑन गॉड को शेयर मार्केट के हिसाब से समझे, तो ये जो आपका ट्रेड है ये कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड है, लॉस कुछ भी नहीं है, इनन्यूमरेबल प्रॉफिट है। तो ब्लेज पास्कल इस बेटिंग आर्ग्यूमेंट के हिसाब से गॉड पे अपना भरोसा जाहिर करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं, और खासकर अपने उस समय क्रिश्चियन जो कम्युनिटी थी उसको फोर्स करते हैं कि ये गिवन पॉसिबिलिटी जो हमारे सामने इमेजिनेबल कह सकते हैं लॉजिकली पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें ये सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी है जिसे हमें चुनना चाहिए। तो इस हिसाब से वो एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं गॉड को मानने का। इसलिए नहीं कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, इसलिए नहीं कि एक कॉस्मॉस है और उसकी वजह से हमें गॉड को मानना है, इसलिए नहीं कि इस दुनिया का कोई एक पर्पज है और वो पर्पज डिसाइड करने वाला गॉड है, इस बात पे नहीं। इसलिए क्योंकि ये सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी है, इसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है, इसके गेन है वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमको गॉड पे भरोसा करना चाहिए। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के लिए सिर्फ मैं एक चीज बताऊंगा जो मुझे लगता है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसमें बताऊंगा। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखा हो, तो उसमें एक कैरेक्टर है शेल्डन, फिर उसी शेल्डन कैरेक्टर पे एक बनाया गया यंग शेल्डन। और यंग शेल्डन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो रिलीजन पर भरोसा नहीं करता है, तो जब भी कभी उसकी माँ उसको चर्च में लेके जाती है तो हमेशा रिलीजन पे क्वेश्चन करता है। और उसकी माँ बीइंग अ रिलीजियस पर्सन काफी ज्यादा वरीड हो जाती है कि मैं अपने यहाँ की चर्च की एक सबसे ज्यादा रिलीजियस पर्सन हूँ, मेरे पास में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चर्च को लेकर, और मेरा ही बेटा अगर रिलीजन को नहीं मानेगा, सो मैं अपनी कम्युनिटी को कैसे इम्प्रेस करूंगी।
सो एक बार वो इसी बात पे सोची हुई होती है एंड यंग शेल्डन बीइंग अ वंडरफुल साइंटिस्ट एट अ वेरी यंग एज एक आर्गुमेंट देता है और वो कहता है कि अगर इस धरती में पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हम पॉइंट वन और पॉइंट वन और माइनस पॉइंट वन अगर हम बढ़ा दें या फिर कम कर दें तो जो पृथ्वी है हमारी वैसी नहीं रहेगी या और अगर हम यूनिवर्स में भी सेम चीज करें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम हल्का से इधर उधर कर दें टेम्परेचर में भी अगर हम माइन्यूट चेंज भी कर दें और या फिर हम उसके जो लॉज हैं उसमें भी हम हल्का फुल्का चेंज देख लें यानी अगर हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ पार्टिकल्स को भी इधर से उधर करने की कोशिश करें तो शायद ये वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कितना कोइंसिडेंस है या फिर कह सकते हैं कितना ऑड है कि इस वर्ल्ड के परफेक्ट होने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होनी थी सिर्फ उतनी ही है तो ये एक आर्ग्यूमेंट मतलब दिया जाता है जिसको हम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से रिलेट कर सकते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस होने का लेकिन हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि आई बेट ऑन गॉड जो बेटिंग वाला आर्ग्यूमेंट है गॉड का ये कॉस्मोलॉजिकल टेलीलॉजिकल ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से बाय स्पिरिट अलग है इन तीनों आर्ग्यूमेंट में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें हम आउटकम कह सकते हैं ये थोड़ा सा एक यूटिलिटेरियनिज्म हमने कल इस बारे में बात की थी इस तरह के एक आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रख के किया जा रहा है